अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज से ठीक 111 साल की बल टाइटैनिक एक अंधेरी रात में एक बर्फानी तोदे से टकरा गया था। इस वक्त जहाज़ पर सवार ज़्यादातर मुसाफिर नींद की आगोश में थे। हादसे के वक्त टाइटैनिक 41 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से इंग्लैंड के शहर साउथहम्पटन से अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ रहा था और सिर्फ 3 घंटे के अंदर 14 और 15 अप्रैल 1912 की दरमियानी रात टाइटैनिक बहरा ओकियानूस में डूब गया था। वो जहाज़ जिसके बारे में कहा जाता था कि वो कभी नहीं डूबेगा, ना सिर्फ चंद घंटों में समंदर में गर्क हो गया, बल्कि इस हादसे में 1500 के करीब अफराद भी हलाक हुए थे। 111 साल बाद भी उसे सबसे बड़ा समंदरी हादसा समझा जाता है। सितंबर 1985 में इस जहाज़ की बाकियात को बहरा ओकियानूस में जाए हादसा से हटा दिया गया था। हादसे के बाद ये बहरी जहाज़ कनाडा से 650 किलोमीटर के फासले पर 3843 मीटर की गहराई में दो हिस्सों में बट गया और दोनों हिस्से एक दूसरे से 800 मीटर के फासले पर थे। 111 साल गुजरने के बाद भी इस हादसे के बारे में मामले मौजूद हैं। BBC न्यूज़ ब्राज़ील ने कुछ माहिरीन से बात करके इन राज़ों के जवाब तलाश करने की कोशिश की है। इस बड़े बहरी जहाज़ के बारे में कहा जाता था कि ये डूब नहीं सकता, खुदा भी इसे नहीं डुबो सकता। इस यकीन की कुछ वजूहात भी थीं। फेडरल यूनिवर्सिटी ऑफ डेविड जेनेरो के शोबा बहरिया और ओशन इंजीनियरिंग के प्रोफेसर और इंजीनियरिंग अलेक्जेंडर डी पनहोअल्हो कहते हैं कि इंजीनियरिंग के लिहाज से ये डिज़ाइन की बुनियाद पर तैयार करदा पहला जहाज़ था। कई वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स बनाए गए थे, यानी जहाज़ का एक कमरा पानी से भर जाए तो दूसरे कमरे को गर्क नहीं किया जा सकता था। वो बताते हैं कि इस जहाज़ की तैयारी के दौरान कुछ मुश्किलात पेश आई थीं, जैसा कि जहाज़ की ऊंचाई कितनी रखी जाए ताकि बिजली की तारें और पानी के पाइप ठीक से काम कर सकें। इस पर बहुत सोचो विचार की गई। प्रोफेसर अलहू के मुताबिक इस पर गौर करने के बाद इस वक्त के इंजीनियर्स ने जहाज़ की ऊंचाई का तयन किया। यहाँ तक कि सैलाब की सूरत में इन्होंने अंदाज़ा लगाया कि पानी छत की ऊंचाई तक नहीं पहुँचेगा। इन्होंने छत पर महफूज कंपार्टमेंट भी बनाए थे, लेकिन तब किसी ने बर्फ़ के तोदे से ज़बरदस्त टकराव का सोचा भी ना होगा। प्रोफेसर अलहू का कहना था कि तसादम इतना ज़ोरदार था कि जहाज़ की मेन बॉडी में जहाज़ की निसफ लंबाई तक सुराख हो गया था। ऐसी हालत में पानी डेक तक पहुंच गया था। जहाज़ पानी से भरने लगा था। ऐसी सूरत हाल में रेस्क्यू मुमकिन नहीं होता। आप पानी को निकालने के लिए जहाज़ में मौजूद तमाम पंप्स चालू कर भी दें, आप सब कुछ आजमा सकते हैं, लेकिन जिस रफ्तार से पानी अंदर आ रहा होता है, इसी रफ्तार से उसे वापस बाहर नहीं भेजा जा सकता। जहाज़ साजी और नेविगेटर सिविल इंजीनियर थेरी बताते हैं कि टाइटैनिक की इस तरह तशहीर की गई थी कि वो डूब नहीं सकता था। इसकी वजह यह थी कि बहुत से सेलर्स बनाए गए थे जो वाटर टाइट वॉल से बने थे और इनमें पानी दाखिल नहीं हो सकता था। जहाज़ में पानी दाखिल होने की सूरत में भी पानी इन सेलर्स और कंपार्टमेंट्स में दाखिल नहीं हो सकता था। लेकिन बर्फानी तोदे के साथ टकराने से जहाज़ को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा था और वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स की बहुत सी दीवारें तबाह हो गई थीं। फ्लोमेनियस फेडरल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और ट्रांसपोर्ट इंजीनियर ओरिलो सोरास मत्ता के मुताबिक टाइटैनिक का वाटर टाइट कंपार्टमेंट बंद करने का निज़ाम भी ठीक से काम नहीं कर रहा था। इस वक्त जहाज़ बनाने के लिए जो दहात इस्तेमाल होती थी वो मौजूदा स्टील की तरह मजबूत नहीं होती थी। सोर्स मर्ता का कहना था कि ज़बरदस्त तसादम के बाद जहाज़ की साख्त में तब्दीली आई। दरवाजे बंद नहीं हो रहे थे, वो फंस गए थे। टाइटैनिक को इस दौर में भी खालस स्टील से बनाया गया था, लेकिन इस वक्त का स्टील ऐसा नहीं था, आज के फौलाद की तरह मजबूत नहीं था। साओ पालो में मैकनरी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और मेटलर्जिकल इंजीनियर जॉन वेतावोक बताते हैं कि 1940 की दहाई तक जहाज़ का मरकज़ी हिस्सा शीट मेटल से बना था, ताहम बाद में धातों को पिघलाकर इन जहाज़ों की मरकज़ी बॉडी बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। वेतावोक बताते हैं कि इसके बाद से टेक्नोलॉजी और मवाद बहुत बदल चुके हैं। अब धात पिघल कर आपस में जुड़ी हुई है। स्टील बनाने में कार्बन का इस्तेमाल कम होना शुरू हो गया है और मैंगनीज़ का इस्तेमाल बढ़ने लगा है। आज का स्टील बहुत मजबूत है। जॉन वेतावोक के मुताबिक आज के बहरी जहाज़ पानी, समंदरी लहरों के उतार चढ़ाव और समंदरी तूफानों से हम आहंग होने के ज़्यादा सलाहियत रखते हैं। बड़े हादसों के बाद इसकी वजूहात में इंसानी गलतियां हमेशा पाई जाती हैं। माहिरीन के मुताबिक आइसबर्ग से भरे खित्तों से गुजरने में मुश्किलात के बावजूद इस पर सफ़र को तेज़ी से मुकम्मल करने का शदीद दबाव था।
دراصل یہ دباؤ بلیو بینڈ کے حصول کے لیے تھا۔ 1839 میں شروع ہونے والا یہ اعزاز بحرۂ اوقیانوس کو عبور کرنے والے تیز ترین جہاز کو دیا جاتا تھا۔ ٹائٹینک کو اس اعزاز کا سب سے مضبوط دعوے دار سمجھا جاتا تھا۔ پروفیسر الہو کہتے ہیں کہ اس زمانے کے مطابق ٹائٹینک بنانے کے لیے بہترین انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جاتا تھا۔ اس وقت دنیا کی بڑی کمپنیوں کے درمیان جہاز بنانے کا مقابلہ تھا۔ اس وقت انگلینڈ اور جرمنی کے درمیان مقابلہ تھا کہ سب سے بڑے اور تیز ترین جہاز بنائے جائیں گے۔ سب سے بڑے اور تیز ترین جہاز کو سرکاری طور پر بلیو بینڈ مل گیا۔ اس کارنامے کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی جہاز کے لیے پہلا سفر سب سے اہم سمجھا جاتا تھا۔ الہو کے مطابق پہلے سفر کے دوران جہاز کی حالت سب سے بہتر ہوتی ہے۔ جہاز پہلے سفر میں تیز ترین رفتار حاصل کر سکتا ہے اور ٹائٹینک نے بھی تیز ترین رفتار حاصل کرنے کی کوشش کی۔ بچے جانے والوں میں بہت سے لوگوں نے بتایا کہ جہاز کے کپتان کو ارد گرد کے علاقے میں برف کے تودے کے بارے میں اطلاع دی گئی تھی، لیکن اس نے جہاز کو رفتار کم نہیں کی کیونکہ وہ تیز رفتاری سے بحرۂ اوقیانوس کو عبور کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ٹائٹینک اکیلا جہاز نہیں تھا۔ اس جہاز کو چلانے والی کمپنی وائٹ سٹار لائن کمپنی نے بیلفاسٹ شہر کے ہارلینڈ اور وولف شپ یارڈ کو 20ویں صدی کے اوائل میں 3 جہاز بنانے کا حکم دیا تھا۔ توقع کی جا رہی تھی کہ عالمی معیار کے بنائے گئے ڈیزائن کے تینوں جہاز دنیا کے سب سے بڑے، محفوظ اور سہولیات سے آراستہ ہوں گے۔ انجینئر سٹمپ نے کہا کہ ان منصوبوں کی اس وقت خوب تشہیر بھی ہوئی تھی۔ سن 1908 اور 1915 کے درمیان بنائے گئے ان جہازوں کو اولمپک کلاس جہاز کہا جاتا تھا۔ پہلے 2 بحری جہازوں 1908 میں اولمپک اور 1909 میں ٹائٹینک کی تیاری شروع ہوئی تھی۔ تیسرے جہاز دی جائگینٹک کی تیاری 1911 میں شروع ہوئی، تاہم تینوں جہاز کسی نہ کسی حادثے کا شکار ہوئے تھے۔ ٹائٹینک حادثے میں 1500 کے قریب افراد ہلاک ہوئے، جس کے بعد سمندری جہازوں کے حفاظتی نظام کو بہتر بنانے کی کوششیں شروع کر دی گئیں۔ اس حادثے کے بعد سمندری جہازوں کی حفاظت کے لیے ریڈار جیسے آلات کی تیاری شروع کر دی گئی۔ پروفیسر الہو بتاتے ہیں کہ ریڈار کا استعمال دوسری عالمی جنگ کے بعد ہی شروع ہوا تھا۔ اس سے پہلے سب کچھ کا انحصار سامنے کے منظر پر تھا۔ ایک ملاح کو اونچائی پر بٹھایا جاتا تھا جہاں سے وہ سامنے موجود آئس برگ وغیرہ کے بارے میں الرٹ کرتا تھا۔ یہ طریقہ اس وقت محفوظ نہیں ہوتا تھا جب جہاز تیز رفتاری سے چل رہا ہوتا تھا۔ ٹائٹینک حادثے کے بعد بحری جہازوں میں حفاظتی انتظامات پر زور دیا گیا۔ ٹائٹینک کے حادثے میں بہت سے لوگ اس لیے مارے گئے کہ ان کے لیے لائف بوٹس نہیں رکھی گئی تھیں۔ پروفیسر الہو بتاتے ہیں کہ یہ جہاز کبھی نہیں ڈوب سکتا۔ اس یقین کی وجہ سے جہاز میں صرف آدھی لائف بوٹس رکھی گئی تھیں۔ مرتا کا کہنا ہے کہ یہ حادثہ سمندری جہازوں کی حفاظت کے حوالے سے ایک ہم سنگ میل ثابت ہوا۔ سمندری جہازوں کی حفاظت کے لیے ادارہ جاتی فریم ورک بنایا گیا۔ تعمیر کے دوران حفاظتی پیرامیٹرز کا خیال رکھا گیا، اسے مسلسل بہتر بنانے کے منصوبے پر کام کیا گیا۔ آج کے دور میں ریڈار اور سونار برف کے تودوں کا بہت پہلے پتہ لگا لیتے ہیں۔ آج سمندر کی نقشہ سازی یا نیویگیشنل چارٹ سب سفر کے دوران بہت زیادہ جدید ہیں۔